तो गायनेकोलॉजी में लंप इन द एब्डोमेन का या अब्डोमिनल मास का अगर केस है तो उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, रिस्क फैक्टर्स मैलिग्नेंसी के कैसे असेस करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय, आई एम डॉक्टर शिखा पांडे। वेलकम टू साइंस समर्थ गायनी क्लासेस। If you watch my videos, please subscribe and share. जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें शेयर करिए। So let us begin now. The case ऐसा है, एक 65 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है 6 मंथ से और एक मास है जो कि पेल्विस से अराइज हो रहा है। एग्जामिनेशन से हमने ये पता कर लिया और मास 20 वीक साइज का है। तो क्या मैनेजमेंट होगा, क्वेश्चन ये। तो मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन कि व्हाट इज़ द मास। नाउ व्हाट इज़ द मास के आंसर में सबसे पहले पता करो कि वो सुपरफिशियल है, इंट्रापेरिटोनियल है, रेट्रोपेरिटोनियल है ना, और अराइज कहाँ से हो रहा है। अगर पेशेंट को सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में रखते हैं और मास प्रोमिनेंट हो जाता है तो वो सुपरफिशियल है। अगर आपने मास को होल्ड कर पा रहे हैं, आपको उसकी कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी, सिस्टिक है कि सॉलिड है। रेट्रोपेरिटोनियल मासेस यूजुअली सॉलिड होते हैं, उनकी मोबिलिटी भी डिफरेंट होती है, सिर्फ राइट टू लेफ्ट मोबाइल होते हैं। यूजुअली मेसेंट्रिक सिस्ट्स होती हैं, वो होती हैं रेट्रोपेरिटोनियल, तो वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ही मोबाइल होंगी, है ना, और सब डायरेक्शंस में नहीं होंगी। और अगर मास इंट्रापेरिटोनियल है, यूजुअली ओमेंटल सिस्ट्स आर इंट्रापेरिटोनियल मासेस प्रेजेंटिंग, और इंट्रापेरिटोनियल हमारे गायनिक मासेस भी होते हैं लेकिन वो सॉलिड कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो ओमेंटल सिस्ट सिस्टिक होती हैं एंड दे आर फ्रीली मोबाइल इन ऑल द डायरेक्शंस। इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम ओरिजिन देखते हैं मास का, तो हम दोनों हाथों से मास को होल्ड करके और उसके नीचे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं, उसके लोअर बॉर्डर तक, लोअर मार्जिन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी कैन नॉट रीच द लोअर मार्जिन ऑफ द मास देन इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस। तो अब अगर आपको मैनेजमेंट पूछा गया है तो पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लो, एग्जामिन करो, उसका वर्कअप कराओ, डायग्नोसिस बनाओ और फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करो। इस पेशेंट की जो कंडीशन बताई है, जो उसकी केस बताया, उसके हिसाब से ये इस एज ग्रुप में ओवेरियन मैलिग्नेंसी का केस लग रहा है। ओके, अब जो हिस्ट्री में एक बार आपने एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बना ली ओवेरियन मैलिग्नेंसी की, कैंसर्स जो हैं फैमिलियल ओरिजिन के होते हैं, उनमें BRCA और HNPCC। BRCA इज ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर एंटीजन 1 and 2 एंड हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर लिंच 2 सिंड्रोम। ये है इनका जो प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ये फैमिलियल होते हैं, जेनेटिक होते हैं, है ना, तो ये अर्ली एज में प्रेजेंट करते हैं। तो ओवेरियन मास, ओवेरियन कैंसर प्रेजेंटिंग एट 40 years is more likely HNPCC, which is presenting at around 50 years is more likely BRCA, and which is presenting at 56-60 years and beyond, it is more likely epithelial ovarian cancer. Now symptomatology. ओवेरियन मास इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो बाउल को भी प्रेस करेगा, वो ब्लैडर को भी प्रेस करेगा, और वो आपका जो है पेन एक डल एक भी रहेगा, ठीक है। तो बाउल को प्रेस करेगा, डिस्टेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, माइनर कंप्लेंट्स रहेंगी, बहुत मेजर नहीं, है ना। फिर इस तरह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है अगर वो ब्लैडर को प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं, अगर हैं तो मेंशन करिए, नहीं है तो नेगेटिव मेंशन करिए, करना तो पड़ेगा। फिर अक्यूट सिम्टोमेटोलॉजी नहीं होती है ओवेरियन मैलिग्नेंसी में, डल एक बना रहता है, डल पेन बना रहता है, ठीक है। तो ओवेरियन मैलिग्नेंसी अगर लंग में पहुंच जाएगी, जो कि काफ़ी कॉमन होता है, वैसे तो अभी शेयर करूंगी मैं कि कहाँ कहाँ होती है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की हिस्ट्री मिलेगी, तो वो आप ज़रूर ले लेना और उसको रूल आउट कर लेना। CA सर्विक्स के बाद में कभी कभी पुरुलेंट कलेक्शन हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, उसको पायोमेट्रा कहते हैं। इट प्रेजेंट्स एज अ पेल्विक मास पहले और फिर बाद में वो बड़ा हो जाता है, अब्डोमिनल मास के जैसे प्रेजेंट करता है। तो आपको उसको रूल आउट करने के लिए एक
पर स्पेकुलम में भी आपको सर्विक्स ऑफ कोर्स मेंशन करना है, और हिस्ट्री में भी आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की नेगेटिव हिस्ट्री लेनी है। अब बच्चों मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी ले लेना। उसमें क्या पूछोगे, उसमें ये नहीं कि कितने दिन ब्लीडिंग होती है, कैसा कैसा, ये सब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ओवेरियन मैलिग्नेंसी में ये सिग्निफिकेंट है कि उसका मीनार्की कब हुआ, उसका मीनोपॉज कब हुआ, सिग्निफिकेंट है। अगर पोस्ट मीनोपॉजल भी है ना लेडी, तो भी आपको मीनार्की और मीनोपॉज का एक ले लेना। आपको मालूम है थियोरी ऑफ इंसिसेंट ओव्यूलेशन, हाँ बस वही है। फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आप ले लेना। क्यों? क्योंकि ओवेरियन मास इनफर्टाइल में ज़्यादा कॉमन होता है। कभी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। पैरिटी कितनी है? लो पैरिटी वालों में ज़्यादा होता है ना, लो पैरिटी में ज़्यादा होता है। एटलीस्ट 1 चाइल्ड अगर है ना, तो इट इज़ प्रोटेक्टिव विथ अ रिस्क रिडक्शन ऑफ 0.3 to 0.4 इन ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग भी कराया है तो प्रोटेक्टिव है वो, तो उसकी भी एक हिस्ट्री ले लेना, कराया है कि नहीं कराया ब्रेस्ट फीडिंग। कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री ले लेना। ओसीपी जो है वो प्रोटेक्टिव होता है ओवेरियन मास के लिए, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। पास्ट हिस्ट्री में ले लेना, कभी उसका ट्यूबल लाइगेशन या हिस्टेक्टमी तो नहीं हुआ है। हिस्टेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन दोनों प्रोटेक्टिव होते हैं, दोनों, है ना। 67% चांस कम हो जाती है अगर ट्यूबल लाइगेशन हुआ है पहले, तो ऐसा कहते हैं कोई। फिर फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिलियल होता है ना। अभी हमने बात करी थी कि BRCA 1 और 2, उसमें BRCA 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर्स। अच्छा, कौन कौन से कैंसर्स रिलेटेड है उन सब की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। मतलब पूरे GI ओरिजिन के जितने भी होते हैं ना, कोलोरेक्टल है, पैनक्रियाटिक, स्टमक, स्मॉल बाउल, बिलियरी ट्रैक्ट, इवन यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये सब का आपको लेनी है। हाँ? और जो इंसिडेंस है फैमिलियल ओवेरियन कैंसर्स का, टोटल में ओवेरियन मैलिग्नेंसी में 5 to 10% है। अब एग्जामिनेशन पे आ जाओ। एग्जामिनेशन में यहाँ से शुरू करो कि जनरल अपीयरेंस, कैकेक्सिया है, पैलोर है, ये सब मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करता है। फिर BMI अगर 30 से ज़्यादा है, ओबीज है लेडी, तो ओवेरियन मैलिग्नेंसी की रिस्क ज़्यादा है। फिर यहाँ आ जाओ कि कहीं इडीमा तो नहीं है। कभी भी अगर कोई ट्यूमर है वो आपका वीनस रिटर्न प्रिवेंट कर रहा है, बड़े साइज है, तो इडीमा ऑफ द लेग एंड द वल्वा, वैरिकोज वेन्स, इस सब को आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं है तो नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये जो है लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर सकता है, वर्चोज नोड कहते हैं उसको, तो आपको लिम्फ नोड ढूंढना है ये वाला और मेंशन करना है, ठीक है। जॉन्डिस देखनी है आपको, तो ये बेसिक। फिर आपने लंग्स और हार्ट भी देखने हैं। लंग्स में डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो सकती है या कोई को एग्जिस्टिंग मेडिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो आपको लंग्स और हार्ट भी एग्जामिन करना है। ये जनरल एग्जामिनेशन हो गया। तो पहले तो ये सुनो कि एक टिपिकल ओवेरियन मैलिग्नेंसी का मास कैसा, एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या होती है। फाइंडिंग होती है एक पेल्विक मास which may be dull on percussion, may be resonant on percussion, solid in consistency, restricted mobility, irregular surface, irregular margins, okay, and may be tender, may not be tender। ये हैं इसके पॉइंट्स ओवेरियन मास के। अब उसका रीज़न, आप अगर एक PG स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ों का रीज़न पता होना चाहिए कि उसका सरफेस इरेगुलर क्यों हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो मोमेंटम में मेटास्टेसाइज हो जाता है और उसकी वजह से सरफेस इरेगुलर हो जाता है। फिर उसका जो है रेजोनेंट डल नोट, तो ठीक है, रेजोनेंट नोट क्यों आता है? क्योंकि बाउल जो है वो मेंटल मेटास्टेसिस की वजह से चिपक जाती है, ट्यूमर के ऊपर आ जाती है, तो वो रेजोनेंट साउंड करता है। मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगी, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहती है। फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपको करना है लोकल एग्जामिनेशन। लोकल देखना है, एनी ग्रोथ, अल्सरेशन, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन शुड बी नोटेड ऑन द वल्वा, पेरिनियम, यूरेथ्रा, सब यूरेथ्रल रीजन एंड एनस। नाउ नेक्स्ट इज पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन। पर स्पेक्यूलम में क्या मिलेगा आपको करना है, और उसकी फाइंडिंग्स भी बिल्कुल मेंशन करनी है। एक ओवेरियन मैलिग्नेंसी हो चाहे कोई भी गायनिक केस हो, तो PS में सर्विक्स और वेजाइना को इंस्पेक्ट करिए। कोई भी डिस्चार्ज है, अल्सर है, ग्रोथ है, वाइट पैचेस हैं, वॉट्स हैं, वैरिकोसिटीज़ हैं, एट्रोफी है, कुछ भी है वो आपको मेंशन करना है। फिर PV में क्या देखना है?
पीवी में जनरल पहले तो शुरू करो, यूट्राइन साइज, मोबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ एन एडनेक्सल मास, फिर वेरी इंपॉर्टेंट पीओडी, नोट नोड्यूलैरिटी इन द पाउच ऑफ डगलस। वाई? क्योंकि वो रेक्टम में मेटास्टेसाइज हो जाता है, ओवेरियन मैलिग्नेंसी, और आपको मल्टीपल नोड्यूल्स फील होते हैं पीओडी में। ये ओवेरियन मैलिग्नेंसी का एक टिपिकल डायग्नोस्टिक फीचर है। And in the end, very important to do upper rectal examination purpose. You will confirm the findings of vaginal examination, and you will also check for the presence of nodularity in the POD. You will look for parametrial thickening through the rectum, and you will also check whether rectal mucosa is free or not. 4 points बता दिए मैंने आपको PR में मेंशन करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस, तो बेसिक वर्कअप लाइक हेमाटोक्रिट, CBC, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, यूरिन एनालिसिस, ECG, ये तो सभी में करते हैं। इसमें आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए, और साथ में ट्यूमर मार्कर करोगे जो दूसरों में नहीं करते। ट्यूमर मार्कर का एक अलग से मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना रखा है, देख लेना उसको। CA-125 ज़रूर कराओगे ओवेरियन मैलिग्नेंसी में। A complex mass without a demonstrable wall, मतलब कैप्सूल नहीं दिख रही, इनर वॉल स्ट्रक्चर भी इंडिस्टिंक्ट है, हाईली इकोजेनिक है, मतलब सॉलिड एरिया ज़्यादा है, तो मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करता है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, लिम्फ नोड में गया है कि नहीं गई ये डिजीज, हम CT और MRI करा सकते हैं। साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन, मैलिग्नेंट सेल्स को हम जो है वो जब हम लेप्रोटमी करने के बाद में, हमेशा ये जो साइटोलॉजी होती है ना ओवेरियन मैलिग्नेंसी में, ये आफ्टर हम, इट इज़ नॉट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी इज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर लेप्रोटमी, और लेप्रोटमी करने के बाद में हम स्टेजिंग करते हैं, फ्लूइड जो एसाइटिस है या जो भी है, वॉशिंग्स है, उसको कलेक्ट करके उसकी साइटोलॉजी कराते हैं, और तब कंफर्म होता है कि हाँ ये ओवेरियन मास था, ओवेरियन मैलिग्नेंसी थी। फिर अगर आपसे पूछता है ना कि और क्या और क्या और क्या, तो फिर आप ये सोचो कि कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस हो सकती है। वो रीनल को इन्वॉल्व कर सकता है, वो बाउल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, अपर GI आप देख लो, लंग्स को देख लो, तो चेस्ट एक्सरे है, बेरियम एनीमा है, कोलोनोस्कोपी है, अपर GI गैस्ट्रोस्कोपी है, IVP है, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, ये सब आप करा सकते हो। और फिर मैलिग्नेंसी में जो जनरल आपके रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लाइक PET एंड ऑल दीज, ये आप करा सकते हो। ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, मैमोग्राफी करा सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। द वीडियो इज़ गेटिंग वेरी लॉन्ग, आई विल ब्रिंग अ सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग।